गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर सेकंड का हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन रिलेशन एंड डिस्पर्शन वेव्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे, आज हम इसमें पढ़ेंगे डिस्पर्शन रिलेशन। थर्ड यूनिट का टॉपिक है बच्चों ये आपका डिस्पर्शन रिलेशन। जब तरंग अवशोषणकारी माध्यम में संचरण करती है, एक ऐसा माध्यम जो कि क्या करता है, तरंगों को अवशोषण करता है। तो जब कोई तरंग किसी अवशोषणकारी माध्यम में संचरण करती है तो माध्यम में संचरण से क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। क्यों? जब कोई ये माध्यम है, तरंग इसमें क्या करती है, संचरण करती है और इसमें क्या करते हैं, जो धीरे धीरे हम जानते हैं कि अवमंदन के कारण या श्यान बल के कारण क्या होता है, इनमें आयाम धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा की जो क्या होती रहती है, हानि हो रही थी। और अवशोषणकारी माध्यम है तो ये क्या करता रहता है, ऊर्जा को अवशोषण करता रहता है। तो इस प्रकार से इनकी ऊर्जा की हानि होती रहती है और आयाम भी क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो जब तरंग कुछ दूरी से आगे बढ़ती है तो तरंग का आयाम में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जैसे तरंग आगे बढ़ती जाती है, तरंग के आयाम में क्या होती रहती है, कमी होती रहती है। अतः आयाम दूरी के साथ क्या होती है, चरघातांकी रूप से क्या होती है, कम होती जाती है। तो आयाम ए एक्स क्या होती है, a0 e की पावर माइनस अल्फा एक्स, यानी चरघातांकी रूप से आयाम क्या होता रहता है, कम होता रहता है। जहाँ पर x बराबर 0 पर, यानी कि प्रारंभ में आयाम क्या होता है, a बराबर a0 होता है, यानी मैक्सिमम होता है प्रारंभ में आयाम a बराबर a0 के, और धीरे धीरे फिर वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जहाँ पर अल्फा क्या होता है, छीनन स्थिरांक यानी कि अटेन्युएशन कांस्टेंट होता है, जो कि बताता है कि हानि होती जा रही है। तो समीकरण नंबर 1 से जब हम अल्फा का मान निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है -1/ax dA/dx। तो हम कह सकते हैं तो अल्फा है जो आयाम ए एक्स की प्रति एकांक लंबाई में आंशिक माध्यम में क्या है, कमी है, यानी कि धीरे धीरे इसका माध्यम में क्या होती रहती है, कमी होती रहती है। अब हम पढ़ेंगे छीनन लंबाई क्या होती है, यानी एम्पलीट्यूड अटेन्युएशन लेंथ क्या होता है। तो वह लंबाई जिस पर आयाम, यानी कि जो आयाम है वो e की पावर 1 यानी कि e की पावर माइनस अल्फा अपॉन एक्स, जहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/अल्फा। तो यानी x की जगह अगर हम क्या रख देंगे, 1/अल्फा, यानी कि ये हो जाएगा 1/x, ये और 1/अल्फा, तो यानी कि इक्वल टू आ जाएगा 2 - 7/1x। तो होता है उसे आयाम क्या कहते हैं, छीनन लंबाई कहते हैं। यानी कि यहाँ पर x की वह लंबाई, यानी कि जहाँ पर 1x का मान क्या होता है, 1/अल्फा होता है, वो इसकी क्या कहलाती है, छीनन लंबाई कहलाती है। तो समीकरण 1 को x दिशा में संचरण कर रही तरंग के चरघातांक के रूप में अगर हम लिखें तो हम समीकरण 1 को लिख सकते हैं, ये आपकी जो समीकरण नंबर 1 है, इसको समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं साई आर टी इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस अल्फा एक्स e की पावर 2π/t t माइनस x/v, यानी कि समय के साथ x/v तक जो चलती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि संचरण कर लिया x दिशा में, तो हम इसको लिख सकते हैं a0 e की exp, इनको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा t माइनस x 1/v, यहाँ पर आएगा 2π/t और आएगा, तो ये जाएगा t माइनस एक्स 1/v प्लस आयोटा अल्फा t/2π। तो ये जाएगा a0 e की पावर exp 2π आयोटा अपॉन t था, 1/t को क्या कर सकते हैं, हम न्यू लिख सकते हैं। तो हो जाएगा t माइनस एक्स 1/v प्लस आयोटा अल्फा 2π न्यू। तो हो जाएगा साई आर टी इज इक्वल टू a0 e की exp 2π आयोटा न्यू t माइनस एक्स, इस पूरे को क्या हम मान लेंगे, 1/v स्टार। तो ये जाएगा माइनस x/v स्टार, जहाँ 1/v स्टार इज इक्वल टू है 1/v प्लस आयोटा अल्फा अपॉन 2π न्यू, जहाँ वी न्यू स्टार को क्या बोलते हैं, हम सम्मिश्र वेग कहते हैं, जहाँ पर वी स्टार को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी कहते हैं। तो यानी अपवर्तनांक की जो परिभाषा होगी, हम अपवर्तनांक की परिभाषा से वहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, c/v, जहाँ पर c क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सम्मिश्र अपवर्तनांक, यानी कि अवशोषणकारी माध्यम में अगर हम इसका अपवर्तनांक देखें तो उसको किससे व्यक्त करेंगे, n स्टार से, और वो क्या होगा, c/v स्टार। तो v स्टार का इसका मान हम पुट कर देंगे यहाँ से, ये तो हो जाएगा c/v प्लस आयोटा अल्फा c/2π न्यू। तो c/v क्या होगा, n, तो हो जाएगा n प्लस आयोटा अल्फा c/2π न्यू। तो हम कह सकते हैं अतः अपवर्तनांक अवशोषणकारी माध्यम के लिए किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति न्यू पर निर्भर करता है। तो ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं हम, परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। और तरंग वेग और एवं आवर्ती के इस संबंध को क्या बोलते हैं, परिक्षेपण संबंध यानी डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। ठीक है,
इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, इस प्रकार से चरघातांकी रूप से आयाम धीरे 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 क्या होता रहता है, कम होता रहता है। अब हम देखेंगे डिस्पर्शन वेव यानी कि विक्षेपण तरंगें क्या होती हैं। जब माध्यम में तरंग संचरित होती हैं, जैसे ये मैंने बताया, जब माध्यम में कोई भी तरंग क्या होती है, संचरित होती है, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, दोलन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोलन करते हैं वो, तो विभिन्न कणों के मध्य सापेक्ष गति के का अवमंदन बल क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे कि शान बल, जैसे मैंने बताया कि इनकी गति का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। विरोध करने से इनके आयाम धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो इनके मध्य जो सापेक्ष गति है उसका विरोध होता है, जिसके कारण से इनमें अवमंदन बल उत्पन्न होता है। अवमंदन बल की वजह से इनके आयाम धीरे धीरे क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, जिसके कारण संचरण कर रही तरंग का अवमंदन बलों के विरुद्ध क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। तो अवमंदन बलों के विरुद्ध इन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है, जिससे इनकी ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, जिससे इनके आयाम भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जैसे हमारी तरंग गति क्या है, होती है, हम पढ़ चुके हैं, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v² और डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर। ये तो होती है हमारी तरंग गति। और विसरण समीकरण क्या होता है, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/d डेल वाई बाय डेल टी, जहाँ पर डी क्या है, विसरणता, यानी कि हम इसको डिफ्यूसिटी भी कहते हैं। और इसका मान शान माध्यम के लिए ईटा अपॉन रो होता है, ठीक है। यानी कि शांत, ईटा अपॉन रो मतलब शांता गुणांक अपॉन घनत्व के बराबर होता है विसरणता का मान, ठीक है। तो अतः विसरणता माध्यम में तरंग समीकरण क्या होगी, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v² डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस 1/d डेल वाई बाय डेल टी। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, तो इसके लिए हम पहले मान लेते हैं कि मान लिया जो इस समीकरण है इसका हल क्या है, y बराबर वाई एम ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स इस समीकरण का क्या है, हल है। ये मान के चलिए, जहाँ पर यहाँ पर जो वाई एम है, वाई एम क्या है, इसका अधिकतम आयाम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम मान कर चल रहे हैं, वाई एम है। और आयोटा का मान हम जानते हैं √-1 होता है। अब हम इस क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 का पहले हम इसका एक्स के सापेक्ष यानी कि डेल वाई बाय डेल एक्स ज्ञात करेंगे, फिर डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर उसका मान यहाँ पुट करेंगे, फिर ऐसे ही हम टी के सापेक्ष इसका अंश के अवकलन ज्ञात करेंगे, तो डेल वाई बाय डेल टी, फिर उसका मान यहाँ पुट करेंगे, फिर डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर ज्ञात करेंगे, उसका मान यहाँ पुट करेंगे। तो फिर समीकरण में पुट करके हम हल ज्ञात करेंगे। तो हम वही करेंगे। अब हम समीकरण नंबर सेकंड का यानी समीकरण सेकंड का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे सबसे पहले। तो हम देखते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स क्या होगा, वाई एम ई की पावर का करेंगे तो ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स, लेकिन हमें एक्स के सापेक्ष करना था, यानी कि ये तो अचर पद हो गया, तो हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयटा आर। इसी प्रकार से हम इसका दोबारा करेंगे तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर वाई एम वही ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स माइनस आयोटा आर, और दूसरी बार अवकलन किया तो वापस से माइनस आयोटा का, तो ये माइनस आयोटा का आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1, और ये माइनस में तो हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, वाई। ये देखो ये इसे किसका मान है, वाई का, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस आर स्क्वायर वाई। इसी प्रकार से हम टी के सापेक्ष अगर इस समीकरण सेकंड का अवकलन करेंगे तो हम देखते हैं डेल वाई बाय डेल टी इक्वल टू आ जाएगा वाई एम ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स, और ये तो क्या हो जाएगा इसके लिए अचर पद, क्योंकि हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसके लिए क्या आएगा, आयोटा ओमेगा। तो इस पूरे को क्या कर देंगे हम वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा वाई। इसी प्रकार से डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हो जाएगा वाई एम ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स, और ये दोबारा करेंगे तो हो जाएगा आयटा ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो समीकरण 1 में हम क्या रख देंगे, अब मान पुट कर देंगे। समीकरण 1 में डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर का, डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर का और डेल वाई बाय डेल टी का, इन तीनों का हम मान पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस 1/d और आयटा ओमेगा वाई। तो हो जाएगा आर स्क्वायर वाई 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 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन वी स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन डी। यहाँ पर आर क्या है, अब एक समिश्र राशि है क्योंकि आयोटा भी आ रहा है इसलिए, और वेग वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के, जहाँ पर के क्या होता है, संचरण नियतांक। अब ये वी का वी अपॉन ओमेगा अपॉन के इस समीकरण नंबर 3 में पुट करेंगे तो हम दे रखते हैं, तो हमें प्राप्त होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन डी। ये हमें प्राप्त होगी समीकरण नंबर 4। अब मान लेते हैं, मान लिया आर इक्वल टू क्या है, के माइनस आयोटा आर, क्योंकि आर एक समिश्र राशि है तो हमने मान लिया कि समिश्र राशि इसका मान क्या है, के माइनस आयोटा
आर। तो अब हम इसको खोलेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा के अल्फा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 आयोटा के अल्फा। क्योंकि अल्फा का मान बहुत कम है तो हम अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 4। ये समीकरण नंबर 5। हम इन समीकरण 4 और 5 के काल्पनिक भागों यानी कि सिर्फ इमेजनरी पार्ट्स की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम देखते हैं इमेजनरी पार्ट की तुलना करने पर ओमेगा अपॉन डी किसके बराबर आता है, 2k अल्फा के बराबर आता है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा का मान निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2k डी। और हम जानते हैं ओमेगा अपॉन के इक्वल टू क्या होता है, v। तो यानी कि हो जाएगा v अपॉन 2d। तो यानी कि अल्फा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, v अपॉन 2d। तो इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में 2 से ये जो समीकरण y का समीकरण का हल है वो क्या होगा, क्योंकि हमें हल ही याद करना है इसका। तो y का हल हम निकालेंगे तो हो जाएगा y बराबर वाई एम ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस आर एक्स। या हम बोल सकते हैं y बराबर वाई एम ई की पावर आयटा ओमेगा टी, आर का मान रख देंगे कई माइनस आयटा अल्फा एक्स। या y बराबर वाई एम ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस आयटा अल्फा एक्स। तो ये हो जाएगा y बराबर वाई एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। पहले इसको लेंगे बाहर तो आयटा इसका माइनस हो जाएगा तो माइनस अल्फा एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यानी कि इससे हमें स्पष्ट प्राप्त हो गया, ये वही समीकरण एक प्रकार से प्राप्त हो गई वाई एम ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आयाम है वो वाई एम की जगह हमें क्या प्राप्त होता है, वाई एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स प्राप्त होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आयाम है वो चरघातांकी रूप से या तो साइन के रूप में या कोसाइन के रूप में दोलन करते हैं। तरंग है जो और चरघातांकी रूप से इसका आयाम क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो अतः स्पष्ट है कि तरंग का जो आयाम है वाई एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स साइन या कोसाइन दोलन है, जो कि समय के साथ क्या होते हैं, चरघातांकी रूप से क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। अब x इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा पर आयाम का क्या हो जाएगा, वाई एम अपॉन ई। x की जगह 1 अपॉन अल्फा रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर -1 यानी कि वाई एम अपॉन ई। तो हो जाएगा वाई एम अपॉन ई के। तो इसके पूर्व कई तरंगे होंगी जो वाई अपॉन 1 अपॉन अल्फा दूरी में ही क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। तो चूंकि आयाम दूरी के साथ यानी कि पावर माइनस अल्फा के अनुसार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जो तरंग में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो हम जानते हैं कि जो ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होती है, ऊर्जा समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के, यानी आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी कि तरंग में जो ऊर्जा होगी वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। इसलिए ऊर्जा ई की पावर -2 अल्फा एक्स, या हम बोल सकते हैं ई की पावर माइनस बीटा एक्स, यानी कि जहाँ पर बीटा बराबर क्या है, 2 अल्फा है, उसके अनुसार क्या होती रहती है, क्षय होती रहती है। तो ये हमारा था डिस्पर्शन रिलेशन और डिस्पर्शन वेव्स। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।